हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ सभी लोग काफी अच्छे और स्वस्थ हो गए। हम लोग अपना पार्ट 2 कवर करने जाएंगे इस वीडियो में। टॉपिक एग्रीकल्चर का, क्लास 10 ज्योग्राफी। तो हम लोगों ने बेटा पार्ट 1 में सारी चीजें कवर करी थी ना, कुछ एग्रीकल्चर के फैक्ट्स जाने थे कि हमारी कितनी परसेंटेज जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए एग्रीकल्चर, कैसे बैकबोन है एग्रीकल्चर हमारे भारत के लिए। तो वो सारी चीजें जानी थी। और कुछ टॉपिक्स थे जो हमने कवर करे थे, वो अपने जो टॉपिक्स थे टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में जाना था, जिसमें हमने पढ़ा था ना प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, ये क्या होती है, उनके डिफरेंस को जाना था। उसके बाद हमने क्रॉपिंग पैटर्न में क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में जाना था। जब हमने पढ़ा था ना राबी, खारिफ, जायद, ये तीनों सीजन्स के बारे में, कौन सी फसलें किस किस सीजन्स की होती हैं, काफी चीजें जानी थी। उसके बाद फूड ग्रेन्स में हमने जो मेजर क्रॉप्स हैं राइस, व्हीट, इन दो क्रॉप्स के बारे में जाना था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाके पहले वो देख ले, ताकि पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट वो समझ आ सके। और आज हम बेटा पार्ट 2 में जो चीज कवर करने जाएंगे वो हम कवर करने चाहेंगे मिलट्स के बारे में, पल्सेस के बारे में, प्लांटेशन क्रॉप के बारे में, फाइबर क्रॉप्स के बारे में, ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में। तो इन सारी क्रॉप्स के बारे में जानेंगे कि मिलट्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, प्लांटेशन क्रॉप किसको कहते हैं, कौन एग्जांपल क्या है उसके, फाइबर क्रॉप्स, इसी तरीके से ऑयल सीड क्रॉप्स, और लास्ट में जो अपना टॉपिक बचेगा वो होगा इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ा था। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करने जाएंगे इस वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक अपने मिलट्स से। तो अपने सबसे पहला टॉपिक है मिलट्स। मिलट्स क्या होते हैं बेटा? इनको बोलते हैं हम हिंदी में मोटा अनाज। आप लोगों ने सुना होगा ना, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, इन सब के नाम सुने होंगे। आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा। मैं बता दूं, पहले हम लोग ना मतलब अगर हम 1950 के देश आजाद की बात करें तो ज्यादातर गांव में या फिर बहुत से लोग बाजरा कंज्यूम करते थे, यानी कि बाजरे की रोटी खाते थे। अभी भी आप पता नहीं खाते हो कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत टेस्टी होती है, जो कि चूल्हे में बनती है। तो पहले लोग बाजरे की रोटी खाते थे क्योंकि हमारे देश में गेहूं इतना नहीं होता था, इसलिए क्या करते थे हम, बाजरे की रोटी खाते थे। इसलिए ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है मिलट्स, क्योंकि वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। हम लोग खाते हैं ना, जैसे हम लोग न्यूट्रिशन ढूंढते हैं इधर उधर, जैसे बच्चे जिम जाने लगते हैं तो एक पाउडर का डिब्बा ले आते हैं कि ये इसमें न्यूट्रिशन है, इसमें प्रोटीन है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो बेटा बता दें कि बाजरा और ज्वार, इन जो मिलट्स है, इन सब में बताया जाता है कि बहुत ही हाई न्यूट्रिशन वैल्यू इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने 2023 को एक मिलट ईयर घोषित किया था, ताकि हम लोग मिलट के लिए जागरूक हो पाए और अपना क्या कर पाए, मतलब इसमें भी एग्रीकल्चर को और टेक्नोलॉजी के साथ इसकी प्रोडक्शन और बढ़ा पाए। तो ये था मिलट्स के बारे में। मिलट के बारे में हमें बस इतना पता होना चाहिए कि मिलट्स में कौन सी क्रॉप्स आती हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, ये सब पता होनी चाहिए कि। और दूसरी चीज हमें ये बताना चाहिए कि बाजरा कौन से स्टेट में होता है, जैसे राजस्थान में बहुत होता है, महाराष्ट्र में भी होता है। तो ये चीज मैंने अभी इसमें लिखी नहीं है, ताकि आप लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग और बड़ा हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें वो हम कवर कर लेते हैं। ये बस आप लोग जब रीडिंग लगाओगे तब भी समझ जाओगे कि कौन सी ज्वार राबी फसल है या खारिफ, बाजरा राबी फसल है या खारिफ, या कौन से स्टेट्स में होता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन के लिए, लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा पल्सेस के बारे में। पल्सेस होता है दाल। कौन सी दाल होती है हमारे यहां? तूर, यानी कि इसको अरहर आप सभी ने सुनी हो, ग्राम, उड़द, ये सारी जो 3 मेजर पल्सेस हैं जो हमारे इंडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से होती हैं। जैसे अरहर है, ये एक खारिफ क्रॉप है। ग्राम, ये एक राबी क्रॉप है। ये खारिफ राबी क्या होता है बेटा? इससे पहले हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ रखा है ना, कौन सी राबी फसल होती है, कौन सी खारिफ होती है, कौन से सीजन में कौन सी फसल होती है, उसको राबी बोलते हैं, किसको खारिफ बोलते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख ले। तो ये पल्सेस हैं, ये लिज्यूम क्रॉप है, इनको लिज्यूमिनियस क्रॉप्स भी बोलते हैं। अब इनको क्यों बोलते हैं वो हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर, यानी कि हम लीडिंग प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं। किसके? दालों के। इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो दालें हैं अगर हम अपने खेत में उगाते हैं तो वो क्या करते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, यानी कि जो सॉइल है, मिट्टी है, उसकी जो प्रोडक्शन, उसमें मतलब उसकी जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करती हैं। कौन? दालें।
इसीलिए इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। जो ये लिजियम क्रॉप होती है बेटा, बस हमें एमसीक्यू में ये आप पूछ सकते हैं कि लिजुमिनियस क्रॉप इनमें से कौन सी है, तो हमें पल्सेस लगा देनी है कि पल्सेस एक लिजुमिनियस क्रॉप होती हैं या लिजियम क्रॉप होती हैं, क्योंकि इनका रूट्स में होता है, जो इनके रूट्स में कुछ नाइट्रोजन अवेलेबल होता है जो इनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है सॉइल की। तो उसमें ज्यादा नहीं डीप में जाते हैं, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि एक लिजुमिनियस क्रॉप है पल्सेस। और इंडिया इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नीड लेस मॉइस्चर, यानी कि इनको मॉइस्चर की बहुत कम जरूरत होती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये कुछ लीडिंग स्टेट्स हैं पल्सेस के लिए, ठीक है। उसके बाद शुगर केन पे डायरेक्ट नहीं आते, उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप में कौन सी क्रॉप आती हैं? शुगर केन, कॉफी, टी, ये 3 मेजर क्रॉप है प्लांटेशन की। शुगर केन की बात करें, सब लोगों ने हमने शुगर केन खाया होगा, देखा होगा, गन्ने का जूस गर्मियों में कितना फेमस और कितना स्वादिष्ट होता है। तो शुगर केन बेटा ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में भी होती है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी होती है। ब्राजील लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? शुगर केन का। और उसके बाद इंडिया सेकंड पोजीशन में आता है। तो इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर ब्राजील इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। उसके बाद हमें बेटा, मैंने पहले पार्ट में भी बताया था कि हमें जो क्रॉप के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शुगर केन के बारे में बताओ, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या उसकी ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स हैं शुगर केन की। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे राइस के पूछा जा सकता है, वीट का पूछा जा सकता है। तो उसमें मैंने मेन चीज बताई थी ना, कुछ फैक्ट्स लिखने हैं, उसके बाद 3 चीजें हमेशा याद रखनी है कि टेम्परेचर कितना चाहिए, एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए, उसके बाद कौन से स्टेट्स में होता है, ये 3 हमेशा माइंड में रखना। तो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और एनुअल रेनफॉल चाहिए 75 टू 100 सेंटीमीटर, ये रेनफॉल चाहिए। और लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं शुगर केन के। उसके बाद करें कॉफी मेरी तो भाई फेवरेट है, आपकी क्या है, चाय कॉफी? कमेंट करके बता दो। तो कॉफी यूज एज बेवरेज, यानी कि ये बेवरेज में यूज होती है। आप लोग रेस्टोरेंट में जाते होगे ना, तब लोग देखते होगे ना कि ये मेन कोर्स है, ये स्टार्टर है, ये बेवरेजेस है। तो बेवरेजेस में इंक्लूड होती है क्या? कॉफी। इसके लिए क्या टेम्परेचर चाहिए? 15 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर चाहिए। और एनुअली रेनफॉल चाहिए 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा रेनफॉल चाहिए होती है कॉफी के लिए। तभी तो ये लोग पहाड़ों पे होते हैं। कभी आपने देखा है कि प्लेन एरिया में या कोई यूपी बिहार इन सब में रह रहा हो वो कॉफी उगा पा रहा हो? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर, मतलब फसलों के लिए बेटा लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही तो हो पा रही है। जहां पे 15 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस होता होगा वहीं तो कॉफी हो पाएगी। अगर हम यहाँ दिल्ली की बात करें, गर्मियों में भाई 40 से प्लस जाता है सेल्सियस, तो ये कॉफी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे हम। तो हमें, जब हमने इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ते हैं तब हम ये देखते हैं ना, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेट्यू हैं। तो ये सारी चीजें, माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स में ऊपर टेम्परेचर कितना ज्यादा होता है, बारिश इतनी ज्यादा होती है। ये सारी चीजें जब हमारे माइंड में पूरी इंडिया की फिजियोग्राफी आ जाएगी ना, तो हम ये अंदाजा भी लगा पाएंगे कि अगर हमें कोई टेम्परेचर बताए कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, जैसे पहेलियां पूछते हैं ना लोग, ऐसी मैं आपसे अगर पूछूं कि मैं तुम्हें टेम्परेचर दे दूं कि 15 से 27 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक इसको एनुअली रेनफॉल चाहिए होती है, यूज एज बेवरेज होती है। अब बताओ कौन सी फसल है? तो हम इजीली बता पाएंगे ना कि हाँ यार ये कॉफी हो सकती है, क्योंकि उसको इतना टेम्परेचर चाहिए, उसको इतनी एनुअल रेनफॉल चाहिए। ठीक है, तो यूज एज बेवरेज, टेम्परेचर, एनुअली। और कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु आर दी लीडिंग स्टेट्स ऑफ कॉफी इन प्रोडक्शन। उसके बाद चाय, टी के बारे में पढ़े तो ये भी बेटा यूज एज बेवरेज होती है। चाइना फर्स्ट पे है इन प्रोडक्शन और इंडिया रैंक्स सेकंड। फिर टेम्परेचर इसको चाहिए होता है 18 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है 150 टू 200 सेंटीमीटर। और लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। तो ये हो गए बेटा अपने कुछ मेजर क्रॉप्स, मिलट्स, पल्सेस और प्लांटेशन क्रॉप के बारे में। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बता दूं, या तो किसी एक प्लांटेशन क्रॉप के बारे में बताओ और उसकी कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताओ। एक क्वेश्चन
ऐसे बेस पे आ सकता है, तो आपको किसी तीनों में से किसी एक पे लिखना है। तो लिखना क्या क्या है हमें, उसके कुछ फैक्ट्स बताने, टेम्परेचर, रेनफॉल और लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बताने हैं। अगर जो मैंने ये लिखा ना कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इसको आप मैप पे बताना, कि मैप बनाना है और उस पर बताना कि ये लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ऐसी शुगर केन के जो फैक्ट्स लिखे हैं, ऐसे ही फैक्ट्स बताने, और यूपी महाराष्ट्र लिखा है, इसको मैप पे ड्रॉ कर देना है। किसी एक उस पे आ सकता है कि शुगर केन के बारे में बताओ, कॉफी के बारे में बताओ, ऐसी पल्सेस के बारे में आ सकता है कि 3 नंबर का क्वेश्चन की पल्सेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बताओ। तो हमें इस तरीके से ही अपना समझना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपने कुछ फाइबर क्रॉप्स हैं उनको जानते हैं। मैं इसे रब कर देता हूं। अपने क्रॉप्स के 2 टॉपिक बचते हैं, एक तो फाइबर क्रॉप्स और एक ऑयल सीड क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स क्या होती है बेटा, कॉटन, जूट, हम सभी ने सुना है कॉटन, हम सभी ने ये कॉटन के कपड़ा है, ये जूट के कितने सारे बैग्स बनते हैं, सभी ने आई होप आप लोगों ने देखा होगा। तो उन्हें बोलते हैं हम फाइबर क्रॉप्स। कॉटन, जूट 2 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं। जो कॉटन के बारे में अगर हम पता करें तो ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है, इसको टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है और एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है 15 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। और महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉटन के बेटा, ठीक है। तो कॉटन के लिए क्या क्या है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस चाहिए होती हैं वो ये हैं। अब ये भाई रही बात महाराष्ट्र और गुजरात की, इन दोनों को आप मैप के थ्रू दिखाना कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों लीडिंग प्रोड्यूसर हैं किसके, कॉटन के। उसके बाद जूट के बारे में बात करें तो इसको गोल्डन फाइबर भी हम लोग बोलते हैं, और कैश क्रॉप इन वेस्ट बंगाल, इसको वेस्ट बंगाल में कैश क्रॉप भी बोलते हैं। और टेम्परेचर चाहिए होता है 24 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है 120 टू 150 सेंटीमीटर। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ये तीनों स्टेट्स हैं जहां पे जो जूट काफी मात्रा में होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम। हम लोगों का बहुत सारा पार्ट ना बेटा बांग्लादेश में भी चला गया, जूट प्रोड्यूसिंग वाला जो पार्ट है, क्योंकि जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ ना तो जो वेस्ट बंगाल में बहुत सारा हिस्सा जिसमें हम लोग जूट प्रोड्यूस करते थे वो बांग्लादेश के हिस्से में चला गया था, इसलिए बहुत सारा जो हमारा खेती थी जूट की वो बांग्लादेश चली गई थी, इससे भी हमें काफी नुकसान पहुंचा था। तो इसके बाद कॉटन और जूट की रही बात। अब अगर हम बात करें ऑयल सीड की तो मेजर एक क्रॉप है ग्राउंडनट। खारिफ क्रॉप है नॉर्थ में, राबी क्रॉप है साउथ में। अभी साउथ नॉर्थ कैसे हो गया बेटा, सीजन्स है ना, अलग अलग टेम्परेचर है। मान लो जो साउथ है अपना, वहां पे कभी विंटर्स पड़ते हैं, वहां तो विंटर्स कभी पड़ते ही नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, जो इसको रेनफॉल चाहिए होती है वो अलग अलग सीजन्स में होती है। तो इसी तरीके से ये नॉर्थ में एक तरीके से खारिफ क्रॉप है और वहीं साउथ में एक तरीके से राबी क्रॉप है। चाइना नंबर 1 पे आता है और इंडिया रैंक 2nd इन प्रोडक्शन ग्राउंडनट के। और गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बेटा किसका, ग्राउंडनट का, गुजरात। और ये मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये भी तीनों कुछ मेजर क्रॉप्स हैं ऑयल सीड के। ये सारी चीजें क्या है, ये यूज होती है ना कुकिंग में सारे ऑयल यूज होते हैं ना, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सारी चीजें और बहुत सारी चीजों में होते हैं, कॉस्मेटिक्स चीजों में यूज होते हैं ये सारी जो जितने भी ऑयल्स हैं। तो इनकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में होती है और कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो हो गया फाइबर क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप्स, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, इन सब के बारे में। यहाँ पे अपना क्रॉप्स की जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी थी वो हमने ले चुकी है। और अपना एक लास्ट टॉपिक बचता है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। अब उसको भी खत्म करते हैं और अपना ये चैप्टर भी क्लोज करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं। तो अपना लास्ट टॉपिक बचता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। अब बेटा ये ग्लोबलाइजेशन है क्या, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये तीनों स्कीम्स लाई गई थी 1991 में। 1991 में किनके द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री थे
माननीय मनमोहन सिंह द्वारा ये पॉलिसी लाई गई थी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की 1991 में। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है बेटा? इट इज द प्रोसेस इन विच कि हम ट्रेड कर सकें, किस दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सकें। अगर हम यहाँ पे इंडिया में गेहूं उगा रहे हैं और हमें यूएसए को बेचना हो, तो हम ये जो ट्रेड कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, ये किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया? ये ग्लोबलाइजेशन के द्वारा पॉसिबल हो पाया। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ? हमारे एग्रीकल्चर को क्या फायदा हुआ? हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम जाने तो हमारे कुछ बहुत सारा पॉइंट्स हैं जो मैंने ये लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मार्केट एक्सेस हुआ कि अगर हम कुछ भी चीज पैदा कर रहे हैं, अगर मेरे पास खेत है, अगर मैंने उसको खेत में 5 बीघा मैंने गेहूं किया, लेकिन उसको बेचने के लिए मेरे पास मार्केट ही नहीं है, तो मैं 5 बीघा करूंगा क्या? अपने घर में थोड़ी भर के रखूंगा। तो इसलिए हमें बहुत बड़ी मार्केट मिल गई, पूरी वर्ल्ड मिल गया कि हम अपना कहीं भी कितना भी प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, टेक्नोलॉजी मिली हमें बहुत सी। जैसे अगर यूएसए को नीड है चावल की, तो यूएसए ने भी ये कोशिश करी कि हमें ये बता सके कि ये यूज करके आप चावल को प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। जैसे ट्रैक्टर हो गया, पहले हल से काम चलता था, अब क्या है ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर के बाद एरो आ गए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें खेतों से जुताई होती है। तो अलग अलग तरीके से मशीन्स आ गई। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ जिससे प्रोडक्शन और इंक्रीज होने लगा एग्रीकल्चर का। उसके बाद कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन है भैया बढ़ेगा ही बढ़ेगा कि अगर अब इतनी बड़ी मार्केट हो गई है, पूरी दुनिया है, आप पूरी दुनिया में अपनी बेच सकते हो अपनी फसलों को, तो कंपटीशन तो बढ़ना ही है ना। इंडिया में कंपटीशन हुआ, आप दो कंट्रीज के बीच में कंपटीशन हुआ। इससे पहले हमने देखा ना कि जैसे चाइना है, चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है, व्हीट का है और तुम्हारे राइस का है और कितनी सारी चीजों का लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो ये कंपटीशन ही तो हुआ। हम भी तो चाहते हैं कि चाइना को हम लोग बीट करें, हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएं राइस का, गेहूं का, ताकि हम और कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर पाए। एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारे जो किसान परिवार है उन लोगों की आय दुगनी होगी, उनसे वो अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड्स को जी पाएंगे, अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज को उठा पाएंगे। ये सारी चीजें लिंक हो जाएंगी अगर हम हो गई हैं, लिंक हो क्या जाएंगी? उसको लिंक हो गई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। उसके बाद कंपटीशन बढ़ा, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन आया कि बहुत अलग अलग फसलें उगने लगी, कंपटीशन इंक्रीज हुआ। कंपटीशन होता है ना कि ये मार्कर है, ये नीला मार्कर है, अब दूसरे ने देखा कि यार बंदे को मार्कर की नीड है, तो उसने ब्लैक कलर का बनाया, उसने पिंक कलर का बनाया, उसने ग्रे कलर का भी बनाया कि लो भाई नीड है, तो डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिटी आ गई क्रॉप्स में। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, जो हम बात कर ही रहे थे कि सारी चीजें जब मार्केट है, कंपटीशन है, सारी चीजें, तो इन सबका डेवलपमेंट किसको होगा? रूरल डेवलपमेंट को, अपने किसान परिवार को क्या होगा? उनकी आय बढ़ेगी, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, उनके बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। तो ये कुछ इंपैक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, जो मैंने यहाँ 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं। अब आपके पास ये पक्का क्वेश्चन आएगा, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है? मैं यहाँ लिख सकता हूँ, पूरा आंसर लिख के आपको बता दूं कि बेटा इस तरीके से कॉपी और पेस्ट कर लो, तो उसमें मजा नहीं आएगा। इसीलिए आपको पूरा आंसर है ना वो लिखना है पूरा, कि किस तरीके से लिखना है, कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन 2-3 लाइनों में वो, फिर उसके बाद इंपैक्ट्स लिखने हैं सारे, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिखनी है, और अपने टीचर्स को चेक कराना और आप खुद को चेक करना है। मुझे कमेंट करके भी भेज सकते हो तुम अपना, ठीक है, पूरी इमेज। तो अपना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यहीं अपना एंड होता है। आई होप आप लोग को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि किस तरीके से और आपको मैं समझा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।